ओके, लास्ट वीडियो में हमने 2018 की 30 क्वेश्चंस तक देख लिए थे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31। लेट मी चेंज द कलर। ओके, मनी बिल के बारे में पूछ रहा है। बताया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। इसको हाईलाइट करना है। सबसे पहला है नॉट करेक्ट, उसी को देखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे जाओ। डी कहता है कि मनी विल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बोरोइंग से रिलेटेड है तो मनी बिल आएगा। बिल्कुल सही है। सी, ए मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब देखो, अगर आपको ये पता हो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी तीन फंड है जो दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 226, 266 एंड 267। तो 267 में कंटिजेंसी फंड जो है उसके लिए अथोराइज कौन किया गया? आपका प्रेसिडेंट। उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल यानी मनी बिल की जरूरत ही नहीं होती वहां से पैसा निकालने के लिए। दैट मीन्स यही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ये आपका आंसर नहीं है। अब आपने दोनों ऑप्शंस और भी पढ़ लो। बी कहता है मनी विल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी। बिल्कुल सही। और एक विल को मनी बिल तभी बोला जाएगा जब उसमें प्रोविजन हो गए इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रीमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका मनी बिल दिया है तो वो कौन से पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हो। और ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस चीज को ना आप बेयर एक्ट से उठाया करो। जैसे कि अगर आपका मनी बिल दिया है तो मनी बिल आपका कहाँ पे दिया है? अंडर आर्टिकल 110। ठीक है, इसमें दिया। और ये जो भी दिए हुए ना ये सारे प्रोविजन आपके 1 2 3 4 5 करके जो प्रोविजन की कौन कौन से बिल को मनी बिल माना जाएगा उन प्रोविजन में से दिया हुआ है। तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पता होना चाहिए। ठीक है, और मनी बिल के बारे में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रखा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा है। कैसे? कि पहला कहता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन दैट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो एमएलए की वोट की वैल्यू है तो वो तो निकलती है आपकी जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है ऑफ द स्टेट। और जो एमपीज के वोट की वैल्यू निकलती है वो जितनी टोटल वैल्यू ऑफ वोट होती है एमएलए की उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ जो सीट्स है उससे एक एमपी की वोट की वैल्यू निकलती है। दैट मीन्स एमपी की वोट की वैल्यू निकलती है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में जो भी आपने प्रोसीजर पढ़े हैं उसमें कहीं नहीं पढ़ा कि आप राज्यसभा के एमपी की वैल्यू अलग निकालते हो और लोकसभा के एमपीज की जो वोट की वैल्यू है वो अलग निकालते हो। अगर अलग ही नहीं निकालते तो फिर ज्यादा कैसे हो गई? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और हर एमएलए की वोट की वैल्यू, अगर क्वेश्चन आता कि एमएलए की वोट की वैल्यू विद इन द स्टेट वेरी करती है तो नहीं करती, बिटवीन द स्टेट वेरी करती है तो करती है। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ से आपको जो समझना है वो है कि आर्टिकल नंबर 54 और आर्टिकल नंबर 55, क्योंकि यही है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड दोनों आर्टिकल। एक में बताया गया है कि कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, एक में बताया है कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कैसे डिसाइड होता है। तो इसमें तीनों चीज पता होनी चाहिए आपको। कोटा कैसे डिसाइड होता है, यानी कि कौन जीतेगा ये कैसे डिसाइड होता है। दूसरा, जो एमएलए की वोट की वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलेगी और एमपीज के वोट की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, क्योंकि एमएलए की वोट की वैल्यू निकलती है। इससे रिलेटेड आपका पहले पीवाईक्यू आ चुका है जिसमें पर्टिकुलर आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि कौन सी कैसे निकलती है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही है आपका एनालिसिस करने का तरीका, और इसमें कोई आपको अलग से कुछ थोड़ी करना पड़ता है एनालिसिस करते हुए। ओके, अब आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 33। कह रहा है कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग, अगर आपने रेटिफाई किया है एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। अब मोस्टली हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, बट इसका मतलब ये नहीं होते कि ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने वाले होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट देख के पता चल जाता है वहां छोड़ने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं छोड़ने वाले होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों देख लेंगे। पहला तरीका तो है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ही आपका ऐसा है
जो कि आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करता है। बाकी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपका एनएसजी नॉन सप्लायर ग्रुप के बारे में बात करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन से ही अलग है। बचेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी कहता है द मिलिट्री इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आपकी आ जाती है अंडर इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। अब मिलिट्री कैसे आएगी? अगर क्या हम अपनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है क्या वो दे सकते हैं किसी दूसरे को ये देखने के लिए कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो फिर हम कैसे काम करेंगे? दैट मीन्स हम नहीं दे सकते। क्या हम जो सिविलियन के लिए हमने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हैं, यानी जो पावर के लिए हमने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए एनर्जी के लिए, क्या उनको कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। ये था आपका पहला तरीका जो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? दूसरा तरीका है कि आपने अगर देखा है 2018 वाली सीरीज तो आपने देखा होगा कि इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नॉर्मल ऑप्शंस पढ़ो जैसे पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर डी द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम ए मेंबर ऑफ एनएसजी, कि वो खुद ब खुद बन जाती है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा था। कैसे? अभी देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये रहा। देखो, ये हमने यहाँ भी देखा था कि अगर आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बनते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हो एनपीटी के। और यहाँ भी हमने कहा था कि जहां भी ऑटोमेटिकली की बात है वहीं पे आपका गलत हो जाता है, इसलिए वो प्रोविजन भी गलत है। दूसरा क्या है, अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात कर रहा है तो क्या कह रहा है, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की आपको एक्सेस मिल जाती है। मोस्ट एफिशिएंट एंड लेटेस्ट। ओके जी, अब आ जाते हैं हम वापिस अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या कहता है आपका ऑप्शन नंबर सी? सी कहता है द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यूरेनियम खरीदोगे आप। वहां पे बात कर रहा है आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। तो यूरेनियम खरीदने में कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी क्या आती है आपकी? गलत। फिर बच जाते हैं भाई दोनों ऑप्शन। तो मिलिट्री को तो आप लेके क्यों आओगे, बचा आपका सिविलियन। तो यानी कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, एग्जाम मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि एग्जाम सिचुएशन में हम बिल्कुल ये एनालाइज नहीं कर पाते कि कुछ आगे दिए वाले आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर पीछे पीछे दिए हैं और पीछे वाले क्वेश्चंस के आंसर आगे दिए होंगे। हम नहीं इस चीज़ को एनालाइज कर पाते। बट यहाँ तो जब एनालिसिस का टाइम आता है उस टाइम आप एटलीस्ट एनालाइज करो उस चीज़ को कि आपका क्वेश्चन नंबर 33 के दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते अगर आपने सेवंथ क्वेश्चन पे ध्यान दिया होता है कि वो भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से है। वहां भी आपने देखा था ऑटोमेटिकली अगर वर्ड आ रहा है तो वो स्टेटमेंट गलत होती है। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। आपके रूल्स जो जनरल रूल्स होते हैं वो नहीं बदलेंगे। सब्जेक्ट वाले रूल्स में भी समहाउ चेंज हो सकते हैं, जनरल रूल नहीं बदलेंगे। सेकंड क्या क्या है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का काम क्या है, वहां पे वो बता रहे हैं कि वो लेटेस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलेगी आपको। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप यूरेनियम बाय कर सकते हो। तो यूरेनियम बाय करने में कौन सी टेक्नोलॉजी है? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फ्री ट्रेड पार्टनर पूछा है आसियान का कि फ्री ट्रेड पार्टनर कौन है आपका, ठीक है जी। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपका फ्री ट्रेड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो बिल्कुल आपका फ्री ट्रेड पार्टनर ऑस्ट्रेलिया होगा। अब ऑस्ट्रेलिया होगा तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा क्या, 1 3 4 5। और यहाँ से देखोगे ना, एक सेकेंड में इसको साफ कर दूं। देखो, 4 4 4 4, दैट मीन्स कि इंडिया तो है ही है। और अगर उन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड किया होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो चाइना के साथ भी करेंगे। यानी 3 और 4 ऑप्शन में आना चाहिए। 3 4 3 4 3 4 ये खत्म हो गया, ये ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका अगर 3 यहाँ पे 3 4 है, 3 4 है, 3 4 है, ये ऑप्शन आ गई, ठीक है जी। ओके, दूसरी बात, कनाडा। कनाडा नहीं होता है आपका एशियन का, कनाडा भी खत्म करो। दूसरा ऑप्शन, दूसरा गया तो ये भी गया। अब बचते हैं आपके पास ये 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 और 1 3 4 और 5। ओके जी, थोड़ा सा समझाने के लिए इसको मैं फिर से साफ कर लेती हूँ अगर आपको नहीं पता कि ऐसे, क्योंकि हमें जनरली नहीं पता होता। तो देखो, अगर इंडिया है तो ऑब्वियसली बात है चाइना होगा, ये सोचने वाली बात होती है, अपने आप से दिमाग लगाने वाली बात होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडिया और चाइना, हम इधर है एशियन से मतलब ऑलमोस्ट इधर लगा लो एशिया से। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है,
ये भी इधर ही है। जापान कहाँ है? ये भी आपका ईस्ट साइड आता है। कनाडा क्या है? वेस्ट है। यूएसए क्या है? वेस्ट है। आप किसको एलिमिनेट करोगे? आप कनाडा को एलिमिनेट करोगे, आप यूएसए को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों वेस्ट में। अगर इंडिया ईस्ट में है वो आ रहा है, चाइना ईस्ट में वो आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में वो आ रहा है, तो आप जापान को प्रेफरेंस दोगे या यूएसए को? तो ऑब्वियस सी बात है आप ईस्टर्न साइड वालों को ही दोगे ना अपने फ्री ट्रेड पार्टनर्स में। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया 1, 3, 4 और 5। आपने एलिमिनेट कर दिया दो, दो एलिमिनेट होगा तो 6 भी एलिमिनेट होएगा। 2 गया, 6 गया, 2 गया, तो बचा क्या? 1, 3, 4 और 5। ठीक है, तो सम टाइम क्वेश्चंस आपको इस तरीके से भी करने होते हैं। और जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए है ना, वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, ये मेरा मानना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है आपसे ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है। 2018 का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन, अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, यही सेम क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा, सेम नहीं, यानी यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है। 2019 में फिर से आपसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है। इससे समझ में आता है कि यूपीएससी के लिए ये थीम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर 2018 में हमने ये चीज देखी होती, ग्लोबल अलायंस देखा होता, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च की होती, 2019 का ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाता। तो देखो 2018 में क्या कहता है, पहला क्या कहता है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट। ओके, देखो यहाँ से एक चीज और चीज है, 1, 3, 2 ओनली, 2 and 3, 1, 2 and 3। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो यूपीएससी आपसे कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये तो आप चाहे तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। ओके जी। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आपने कहीं भी देखा होगा मोस्टली इंडिया शुरुआती तौर पे नहीं मिलता है। इसका मतलब हम मानेंगे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। गलत, गलत, गलत। आंसर आ गया आपका बी ओनली। ओके, मेंबरशिप ऑफ गासा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। यही तो होता है, अगर आप किसी की मेंबरशिप भी ज्वाइन करते हैं, वो आपको एडवाइसेस देते हैं ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन वो कभी भी बाइंडिंग प्रोविजन नहीं करते। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट कहता है गास्का इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट, ये इसका आउटकम है। मे भी हो सकता है किसी और का आउटकम हो, तो ये क्या है, एक फैक्ट है। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट क्या होती है, गलत होती है। तो हर तरीके से आपका आंसर निकल के आ रहा है। अब एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे, वो आपकी समझ में आती है आपके ऑप्शन नंबर 36 और 35 जब आप दोनों को मिला के समझते हो। कैसे? 35 के ऑप्शन देखो क्या है, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2 and 3। 36 के ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2 and 3। अगर मेरे को पता हो तो मोस्टली मैं खेलूंगी कि इसका आंसर 3 ओनली होगा। ठीक है, क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो जब आपको चीजें पता चलती हैं। तो यहाँ पे भी आपका ये ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता, ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। ठीक है भाई, देख लेते हैं। पहला कहता है डिजिटल इंडिया प्लान के एम क्या है। डिजिटल इंडिया प्लान के एम क्या, क्योंकि देखो मैं क्यों बता रही हूँ आपको डायरेक्ट कि इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जब आप पेपर टू पेपर ईयर टू ईयर एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी के ऑप्शंस फ्रेम करने का तरीका हर पेपर में थोड़ा सा अलग होता है, उनके आंसर्स देने का तरीका भी अलग होता है। तो सम टाइम आपको एनालाइज क्वेश्चंस देख के भी कर सकते हो, सम टाइम आप एनालाइज ऑप्शन देख के भी करते हो, और सम टाइम आप एनालाइज यूपीएससी की आंसर की देख के भी करते हो। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड, की अपनी इंटरनेट कंपनी बना ले जैसे चाइना ने कर रखा है। तो भाई डिजिटल इंडिया प्लान का ये तो पता ही नहीं है हमारा मकसद कि हम अपनी कंपनी बना लें। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये गया, ये गया, तो ऑल ऑफ द अबव तो कट गया। यहाँ से समझ में आया, 3 तो ठीक है। क्या कह रहा है, कनेक्ट मैनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट और ब्रिंग करना वाईफाई स्कूल वगैरह में लेके आना, तो यही डिजिटल इंडिया है, सही है। बी कहता है एस्टेब्लिश करनी है पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर विद इन द नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। आप किसी को भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये भी डिजिटल इंडिया का प्लान है। डिजिटल इंडिया में क्या है, कहीं भी आपने देखा है कि आप कंपनीज को बुला रहे हो। डिजिटल इंडिया में आप सिर्फ इतना कर रहे हो कि आपको जगह जगह पे आपको गांव तक वाईफाई को पहुंचाना है, गांव तक पहुंचाना है आपको ये सारी चीजें। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट नंबर 3 इज योर करेक्ट। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाते हैं। तो सेम आंसर है, सेम यही तो तरीका निकला आपका 35 में। और आगे आएंगे उनमें भी मैं बता दूंगी कि यही तरीका आता है। ठीक है, करने का। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे उन्होंने ना
बिग डाटा सिर्फ ऑप्शन में दिया है कलेक्ट करने के लिए, बिग डाटा ऑप्शंस में दिया। उसके बाद सी सेट में भी बिग डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीएससी में भी फिर से बिग डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो सम टाइम यूपीएससी आपको ये बता रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट के अंदर भी जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन पर्टिकुलर वर्ड्स पे भी फोकस करना है और वहां से नए क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, यानी जो पहले स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके 37 में। उससे पहले हम देख लेते हैं 40 क्योंकि सेम है। देखो 40 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी के बारे में आपसे पूछा हुआ है। ये 2018 का क्वेश्चन है, फिर 2019 में फिर से पूछा था कि लिबर्टी की क्या डेफिनेशन है। दैट मीन्स ये यूपीएससी आपसे आज के टाइम पे, जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ओके जी। अब आपका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है लिबर्टी के बारे में, लॉ और लिबर्टी के बीच में क्या रिलेशन है। ओके जी। डी, इफ लॉ आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर लॉ जल्दी जल्दी चेंज हो रहे तो लिबर्टी डेंजर में। क्यों, क्या पता लॉ जो है वो इस फेवर में बन रही हो कि आपको ज्यादा लिबर्टी मिल रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सी कह रहा है, देखो एक तरीका ये भी है कि आप जो भी स्टेटमेंट यूपीएससी दे रहा है ना, आप उसको देखो, अगर वो स्टेटमेंट को आप उसका नेगेटिव करके देखो। अगर आप उसका नेगेटिव करके देखते हो और उसके बाद आपको लगता है कि नेगेटिव वाली स्टेटमेंट ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, सी कहता है इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैज टू बी मेड बाय द पीपल। अगर लिबर्टी है तो लोग रूल बनाएंगे, फिर सरकार क्या करेगी, लोग रूल बनाएंगे तो सब अपने फेवर में बनाएंगे ना, दैट मीन्स ये गलत है। क्योंकि आपके जो लिबर्टी आपका आर्टिकल नंबर 19 का 2 से लेकर 6 तक जो आपकी बताता है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ही बताता है। ठीक है, जिसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात की जाती है कि कोई भी आपकी लिबर्टी पब्लिक ऑर्डर को खत्म ना करे, ऐसी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर ऐसी नहीं होगी आपकी लिबर्टी तो ऑब्वियसली बात है, तो वो उसके लिए रूल कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा, आप नहीं बना सकते। बी कहता है इफ देयर इज आर नो रूल नो लिबर्टी। अगर कोई रूल नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर मतलब वो हो जाती है अंध वाली चीज हो जाती है। ये कहता है देर आर मोर रूल देर इज लेस लिबर्टी। ज्यादा रूल है तो लिबर्टी कम है। क्यों, क्या पता रूल इसलिए बनाए गए हो ताकि आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बच गया बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम 2000 सॉरी अब आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर 37 में। इस तरीके के जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो चलो ऐसे ऑप्शन है 1 2 3, मतलब इसमें हर तरीके के ऑप्शन, इसमें कैसे ऑप्शन दिए हैं 1 2 1 4 2 3 3 4, दैट मीन्स दो दो ऑप्शन बताए, यानी यूपीएससी बता रहा है दो गलत है दो सही है। लेकिन ऐसे मोस्टली अगर ऐसे क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है तो भी ऐसे होते हैं कि दो, अगर जैसे वो आते हैं ना फिजिक्स में ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, 3 पेयर इज करेक्ट, 4 पेयर इज करेक्ट, तो आईआर में जहाँ पे भी आपको लोकेशन बेस दिया होगा तो मोस्टली आपको 2 पेयर इज करेक्ट ही आपका आंसर वहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब आपको पता, अगर किसी को पता हो कि मोसुल ये फिलिस्तीन में तो नहीं आता, दैट मीन्स ये गलत है। उसके बाद पता होना चाहिए मज़ार शरीफ आपकी अफगानिस्तान में आती है, ये तो इतनी बार न्यूज में आता है, वैसे पता होना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर तो आपका वैसे ही आ गया। अब आपका काम क्या है, ये जहां जहां पे भी है सारे वहां पे आप जाके देखो कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन है, कौन सी आपकी मेडिटेरियन सी के आसपास पड़ती है, कौन सी नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो रेसिडरी पावर किसको दी गई थी। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से रेसिडरी पावर किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, यानी अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास है। और जब आपने जो क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन के अंडर जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी तो उस टाइम पे आपने डिसाइड किया था कि हम रेसिडरी पावर किसको देंगे, हम रेसिडरी पावर देंगे स्टेट को। और जब हमने प्रियम्बल बनाई थी तो प्रियम्बल में और जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसमें भी यही डिफरेंस है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहता है कि आपकी जो रेसिडरी पावर है वो दी जाएगी स्टेट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी यही डिसाइड किया था कि हम रेसिडरी पावर देंगे स्टेट्स को, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद डिसाइड किया गया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत है, इसलिए रेसिडरी पावर दी गई आपके सेंटर को। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है कैसे कैसे चले हैं, किस में क्या डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस था, आपकी प्रियम्बल में क्या डिफरेंस था, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज बोली गई है, ये सारे के सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 41। 41 कहता है
नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये प्रेसिडेंट के लिए भी है, ये गवर्नर के लिए भी है कि उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लागू नहीं हो सकती, यही उनके प्रिविलेजेस है। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। भी कहता है उनके इमोलिमेंट्स और अलाउंस जो है गवर्नर के वो डिमिनिश नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ऑब्वियसली बात है अगर कम हो गई, क्योंकि पहले ही गवर्नर क्या होता है, अब गवर्नर होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसके बाद अगर आप उसके इमोलिमेंट और अलाउंसेस को खत्म कर दोगे तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट ही नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा ना गवर्नेंस से रिलेटेड, अब आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के क्या है, दोनों के प्रिविलेजेस में क्या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो क्या है, नहीं है तो वेल एंड गुड, दोनों को सेम तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो ये चीज़ मैंने आज ही नोटिस की है कि प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, that power is not parallel to the legislative power of the parliament, but गवर्नर की जो भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इज कोएग्जिस्टेंस विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये चीज याद रखने वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर है 39, कहता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही और शी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली। स्पीकर को हटना पड़ेगा अगर वो उसकी मेंबरशिप ही खत्म होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्पीकर के अलग से इलेक्शंस नहीं होते, पहले स्पीकर मेंबर बनता है, चाहे वो पार्लियामेंट मतलब उसमें हाउस ऑफ कॉमन उसमें लगा लो आपके हाउस ऑफ पीपल में यानी कि आपकी लोकसभा में, और स्टेट पे बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले मेंबर बनता है, उसके बाद उसको स्पीकर चुना जाता है। इसलिए आप ये चीज ध्यान दोगे तो देखोगे कि जो आपके स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं वो ओथ भी नहीं लेते एज अ स्पीकर, एज अ डिप्टी स्पीकर, वो ओथ लेते हैं एज अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। इसलिए जब वो मेंबर ही नहीं रहेंगे तो स्पीकर कैसे रहेंगे। दैट मीन्स योर स्टेटमेंट इज करेक्ट। whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his office immediately, कि जब भी legislative assembly dissolve हो जाती है, और सेम यहाँ पे अगर आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हो यानी लोकसभा की बात कर रहे हो, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो भी स्पीकर इमीडिएट अपना ऑफिस वैकेट करता है, नहीं करता। नेक्स्ट इलेक्शंस का वेट किया जाता है, नेक्स्ट स्पीकर चुना जाता है, तब जाके उसका ऑफिस वैकेट होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट। 42 कहता है बने ठनी के, तो सबको पता होना चाहिए किशनगढ़ स्कूल है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये पता होना चाहिए क्या क्या विशेषता होती है किशनगढ़ स्कूल की, बूंदी स्कूल की, जयपुर स्कूल की, कांगड़ा की क्या थी। अब यहाँ पे पूछा आपसे थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सीन इन न्यूज में देखा गया, तो उसका एरिया वो किसका है, तो करंट अफेयर्स की न्यूज है तो किसका है, अमेरिकन का है। बट फिर भी अगर इसमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी सारे कर पाओ ना कर पाओ, बट इस तरीके के जो आप नाम देखोगे ना कभी भी जो मिसाइल्स के वैसे नाम देखोगे तो इस तरीके के नाम आपको अमेरिकन सिस्टम में ही मिलते हैं। क्योंकि चाइना में अगर मान लो चाइनीज नाम देखोगे, जापानीज नाम देखोगे, वो मोस्टली चाओ माओ वाले नाम होते हैं, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। साउथ कोरिया की उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके नाम भी अजीब से होते हैं, तो उसको तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। इंडिया में देखोगे तो हम इस तरीके के नाम ही नहीं रखते, हम अरुण वरुण और इस तरीके के देवताओं को खुश करने में मोस्टली लगे रहते हैं, तो इस तरीके के नाम रखते हैं। बचता है आपका इजराइल राडार सिस्टम और अमेरिकन राडार सिस्टम, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके बच जाते हैं अगर आप 50-50 से भी जाना चाहो, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आपका आता है ओके आज हम क्या करेंगे 43 क्वेश्चंस तक ही देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।